विद्यार्थियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो इस हम तीसरे लेक्चर में हैं डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर। जो भी विद्यार्थी बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया पढ़ रहे हैं, पवन सीरीज में हम लोग हैं, जिसके कि हमने 2 वीडियो बना दिए हैं। तीसरे वीडियो में हम यहाँ पर हैं। यहाँ पर दिया हुआ है अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके सामने, ये हमने करवा दिए थे। यहाँ पर तर्क पढ़ा दिए थे। इसके बाद में हम लोग सीधे आएंगे, यहाँ पर ये भी हो गया था सारा सिस्टम। हम आएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न पर। ठीक विद्यार्थियों, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। पर्दा डाल दीजिए। बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तो बाल विकास का विषय क्षेत्र क्या होता है? बाल विकास यानी CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बाल विकास बालक के संपूर्ण जीवन का अध्ययन है। इसका विषय क्षेत्र गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक की सभी अवस्थाओं के सभी पहलुओं का अध्ययन करना है। इसके अतिरिक्त इनके क्षेत्र के अंतर्गत बाल विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों व सिद्धांतों का अध्ययन है। इसे निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बाल विकास को समझने के लिए बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकास के आधार पर कई अवस्थाओं में बांटा गया है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं होती हैं। गर्भावस्था, पेरेंटल पीरियड, यह अवस्था गर्भाधान से लेकर जन्म तक की अवस्था है। गर्भस्थ शिशु का स्वाभाविक विकास द्रुतिग्रत से होता है। जन्म पूर्व बच्चे की आकृति एवं विभिन्न अंगों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि जब जन्म होता है, जन्म होने से पहले ही जो है गर्भ में ही बच्चे की जो है आकृति और विभिन्न अंगों का पता चल जाता है। बच्चे के वजन का आकार में वृद्धि होती है। बच्चे के विकासात्मक पहलुओं का अध्ययन इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज जो होती है 0 से 2 वर्ष तक, यानी जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। जन्म के बाद 2 सप्ताह के शिशु को जो है न्यूनेट, और इस अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। विकासात्मक मनोवैज्ञानिक के विज्ञान के आधार पर गत्यात्मक, शारीरिक, संवेगात्मक क्षमताओं, उनकी प्रक्रिया आदि का अध्ययन किया जाता है। उत्तर शैशवावस्था, बेबीहुड, यह अवस्था 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की अवधि की होती है। इस काल में बच्चे को बाल शिशु कहा जाता है। इस अवस्था में बाल विकास में बाल शिशु के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, गत्यात्मक व भाषा संबंधी विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी शैशवावस्था जो इन्फेंसी स्टेज होती है वो 0 से 2 वर्ष तक होती है। फिर हम लोग आते हैं बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। बाल्यावस्था का काल 2 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक विकास के साथ कल्पना, चिंतन, स्मरण, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, बुद्धि, भाषा, खेल, व्यक्तित्व इत्यादि का अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। ठीक, फिर इसके बाद में आता है वयः संधि यानी प्यूबरिटी पीरियड। बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था इसके अंतर्गत आती है। शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। यौन भिन्नता इस अवस्था को प्रभावित करती है। शारीरिक व मानसिक विकास की गति को प्रभावित करती है। संवेगात्मक व सामाजिक दृष्टि से यह अवस्था महत्वपूर्ण होती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाएं संवेगात्मक रूप से विचलित हो जाती हैं। यहाँ पर ये बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की जो है यह अवस्था है। सामाजिक नियंत्रण खो देती है, इसलिए इस अवस्था में माता पिता का यह कर्तव्य बनता है कि उचित दिशा निर्देशित करें एवं इस उम्र में बालक बालिकाओं को प्रशिक्षित करें। किशोरावस्था 12 से 20 वर्ष या 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष। तो ये प्रश्न एक तुम्हारा हो चुका है। अब देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है यहाँ पर ये हो जाता है कि शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो शैशवावस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं, नंबर 1 शारीरिक विकास की तीव्रता, जिसमें कि बालक के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। यहाँ पर लंबाई तथा भार में तीव्र वृद्धि होती है। शरीर के अन्य अंगों व मांसपेशियों का भी विकास तीव्र गति से होता है। नंबर 2 अपरिपक्वता, अमेच्योरिटी। यहाँ पर इस अवस्था में शिशु शारीरिक तथा बौद्धिक रूप से प्रभावित होता है। स्वाभाविक रूप से वह धीरे धीरे पालन पोषण के द्वारा परिपक्व होता है। नंबर यहाँ पर 3 जो है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता, यानी मेंटल जो है पर्सेंटिलिटीज इसमें होती है। शैशवावस्था में शिशु की मानसिक क्षमताओं जैसे ध्यान, स्मरण, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में तीव्रता रहती है। गुडेफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। तो यह जो है प्रश्न काफ़ी लंबा है, बाकी आप जो है इतना ही लिख देंगे तो भी ये चलेगा यहाँ पे।
यहाँ पे आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट, बाल विकास के अंतर्गत कौन सा आयु वर्ग आता है? तो मानव का विकास एक निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न होती है। विकास की प्रत्येक अवस्था के विशेष अभिलक्षण होते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने सुविधा के लिए मानव विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटकर उनमें प्रकट होने वाले परिवर्तनों तथा लक्षणों को पहचान कर उनका अध्ययन कर स्पष्ट किया है कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक नहीं होता, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक ढंग से क्रमशः होती रहती है। इन्हें 3 अवस्थाओं में बांटा गया है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यह भी प्रश्न हो गया आपका इम्पोर्टेंट। चलिए हम लोग जो चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट प्रश्न की तरफ। यहाँ पर यह प्रश्न जो है आपके सामने दिया है, कहाँ गया? अधिगम या सीखने के वक्र। शिक्षण प्रक्रिया के 3 प्रमुख चरण होते हैं: शिक्षण पूर्व, शिक्षण व शिक्षणोपरांत, यानी शिक्षण के पहले और शिक्षण के दौरान और शिक्षण के बाद। एक प्रभावशाली शिक्षक 3 चरणों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए अधिकतम सीखने को प्रस्तावित करता है। शिक्षण पूर्व चरण में शिक्षक एक योजना का निर्माण करता है, जिसमें संदर्भित पाठ्यपुस्तक को चरणबद्ध ढंग से व्यवस्थित करता है, यानी क्या पढ़ाना है। द्वितीय चरण में संदर्भित पाठ्यपुस्तक को प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित करता है, पढ़ाता है। जबकि तृतीय चरण में यह पृष्ठपोषण द्वारा यह ज्ञात करता है कि जिस उद्देश्य के साथ पाठ्यपुस्तक को संप्रेषित कर रहा है वह उसी उद्देश्य के साथ छात्र तक पहुंच रही या नहीं, यानी कि छात्र उसी तरीके से सीख रहा है कि नहीं। जब छात्र की सीखने की मात्रा और किए गए प्रयास के मध्य x और y अक्ष पर ग्राफ को निरूपित किया जाता है तो उसे सीखने का वक्र या अधिगम वक्र या शिक्षण वक्र के नाम से जाना जाता है। तो चाहे अधिगम वक्र लिखने के लिए आए, चाहे सीखने का वक्र, चाहे शिक्षण वक्र, तो आपको यही लिखना है। आइए हम लोग जो है बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बच्चे के विकास में वंशानुक्रम, हेरिडिटी और वातावरण का सापेक्षिक महत्व व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर वंशानुक्रम समझिए। हेरिडिटी मानसिक अध्ययनों से सिद्ध हो चुका है कि व्यक्ति को वंशानुक्रम से अनेक मानसिक योग्यताएं तथा गुण प्राप्त होते हैं, यानी माता पिता से ही जो है बहुत से गुण मिल जाते हैं जिन्हें वातावरण के द्वारा परिवर्तित किया जाना संभव, जिनको वातावरण के द्वारा नहीं बदला जा सकता। वास्तव में कोई भी व्यक्ति उससे अधिक विकास नहीं कर सकता जितना उसका वंशानुक्रम संभव बनाता है। पारिवारिक वातावरण क्या होता है? फैमिली इन्वायरमेंट। बालक के मानसिक विकास पर परिवार के वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। शांत तथा सुखद वातावरण में बालक का मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। इसके विपरीत दुखद व कष्टपूर्ण वातावरण में बालक का मानसिक विकास मंद गति से होता है। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बुद्धि क्या है, यानी बुद्धि की विशेषताएं लिखिए। तो दैनिक जीवन में बुद्धि एक सामान्य शब्द है। सब लोग जानते हैं कि बुद्धि होती है, जिसका प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। जैसे सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते, जिनमें बुद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक है। बुद्धि से ही तो हम लोग जानते हैं कि एक जैसे सभी लोग नहीं है। बुद्धि मानव का सबसे बड़ा अस्त्र है। बुद्धि से ही लोग बड़े बड़े जो है वैज्ञानिक बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। बालक की मानसिक योग्यता पर उसकी बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास के लिए यानी मेंटल डेवलपमेंट के लिए उसकी मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी तथा बौद्धिक स्तर को जानना आवश्यक होता है। तो बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है? बुद्धि एक जन्मजात शक्ति। बुद्धि जो है जन्म से ही मिली होती है या वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, माता पिता से प्राप्त होती है। बुद्धि वह शक्ति है जिसके द्वारा व्यक्ति कठिनाइयों को दूर करके परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार का संगठन करता है। बिल्कुल सही है, कठिनाइयों को दूर कर लेता है, हल ढूंढ लेता है। बुद्धि सीखने की क्षमता है। बुद्धि होती है तो मतलब बुद्धि से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति सीख सकता है। यहाँ पर बुद्धि अमूर्त चिंतन है। बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं उसके बारे में भी चिंतन कर सकते हैं। अगर बुद्धि है तो आप जो चीज़ें नहीं करते हैं उसके पहले भी जो है आप उसका पता लगा लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं? अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के प्रति रुचि, रुझान, पढ़ने लिखने से संबंधित पुस्तकालयी ज्ञान प्राप्त करने में, शब्दों तथा प्रतीकों के रूप में उपस्थित समस्याओं को हल करने में प्रकट होती है। जैसे गणित के सूत्रों को हल करने में, दर्शन एवं तर्कशास्त्र के विषयों को समझने में, साहित्यिक रचनाओं की संदर्भूत में यही बुद्धि कार्य करती है। अमूर्त बुद्धि का मतलब ये होता है कि बच्चा जब किशोरावस्था में आता है तो वो अमूर्त तर्क करने लगता है, अमूर्त सोचने लगता है, यानी जो चीज़ उसके सामने नहीं होती है उसको भी वह जो है सोच लेता है। तो ये कहलाती है अमूर्त बुद्धि। यहाँ पर अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मीनिंग। यहाँ पर अधिगम का मतलब होता है लर्निंग।
प्रत्येक मनुष्य प्रतिदिन अपने जीवन में नए नए अनुभव एकत्र करके व्यवहार में वृद्धि तथा संशोधन करते हैं। यानी डेली कुछ ना कुछ व्यक्ति जो है सीखता रहता है जीवन भर, और अपने जो है व्यवहार में बदलाव लाता है। ये अनुभव तथा इनका उपयोग ही सीखना या अधिगम कहलाता है। दूसरे शब्दों में सीखना वह मानसिक क्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों से लाभ उठाता हुआ अपने स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन करता है। अधिगम का मतलब जैसे कोई नई चीज सीखना। यह जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रयत्न एवं भूल अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो थर्नडाइक जी थे। आइए यह प्रश्न बार बार पूछा गया, कर लेते हैं। थर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, प्रयत्न या भूल, इसे प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं। E.L. थर्नडाइक ने प्रयत्न या भूल सिद्धांत के बारे में बताते हुए कहा कि जब व्यक्ति कोई कार्य सीखता है तब उसके सामने एक विशेष स्थिति या उद्दीपक स्टिमुलस होता है जो उसे विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार एक विशिष्ट उद्दीपक का एक विशिष्ट अनुक्रिया रिस्पांस से संबंधित स्थापित होता है। यानी जब तक कोई आप उद्दीपक नहीं देंगे तब तक अनुक्रिया कैसे करेंगे। जैसे आपके सामने उद्दीपक गर्मी आई, तो गर्मी आई तभी तो आप पंखे की खोज करेंगे यहाँ पर। तो थर्नडाइक का प्रयोग देखिए। थर्नडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बिल्ली, चूहे, मुर्गी आदि पर प्रयोग करके एक निष्कर्ष निकाला कि पशु पक्षी व बच्चे प्रयत्न या भूल द्वारा सीखते हैं। जब बार बार कोई चीज़ भूलते हैं, बार बार प्रयत्न करते हैं तो कोई नई चीज़ सीखते हैं। अपने एक प्रयोग में उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया और पिंजड़े के बाहर भूख खाने की सामग्री रख दी गई। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक था। उद्दीपक के कारण उनमें प्रतिक्रिया आरंभ हुई। यानी जब भोजन बाहर रखा था तो उसके अंदर जो है जिज्ञासा उठी खाना खाने की। बिल्ली ने बाहर निकलकर भोजन प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए और पिंजड़े के चारों ओर घूमकर कई पंजे मारे और प्रयत्न करते करते अचानक उस तार को खींच लिया जिससे पिंजड़े का दरवाजा खुलता था। यानी फिर खुल गया दरवाजा। दोबारा फिर बंद करने पर उसे बाहर आने में पहले से कम समय में सफलता मिल गई। मतलब क्या किया, उसने खोल लिया और खाना खा लिया। अगले दिन फिर उसको बंद कर दिया, तो दोबारा जब उसने जल्दी से ढूंढ लिया और उस तार को खींच लिया और वो बाहर निकल गई। तीसरे और चौथे प्रयास में और भी कम प्रयत्न में सफलता मिल गई। तीसरी बार, चौथी बार फिर बंद किया गया प्रतिदिन, तो जो और जल्दी जल्दी खोल लेती थी। और एक परिस्थिति ऐसी आई जब एक बार में ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आने लगी। इस प्रकार वैज्ञानिक मैकडूगल ने भी कई प्रयोग किए, सिद्ध कर दिया कि पशु या मनुष्य जितनी बार प्रयत्न करता है उतनी ही उसकी भूलें कम होती जाती हैं और सफल क्रिया करना सीख लेता है। पावलाव ने भी बताया कि अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन रूसी वैज्ञानिक आई पावलाव ने किया। उन्होंने सबसे पहले उद्दीपक और अनुक्रिया के संबंध को अनुबंध द्वारा संबंधित किया। तो इसी के साथ जो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।